Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 26th May 2022. वेल इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. We're going to cover three important topics today. First is about sugar export curb. A new decision has been made that from 1st June onwards, the export of sugar will be done with some restrictions. We'll see how it is different from the export ban on wheat, what were the reasons of it, what could be the implications of it, its impact. Then we'll talk about capstone, very important from science and technology point of view, from your prelims as well as from your mains point of view. And then lastly, we'll discuss the state of our economy. We'll see the fiscal policy right now in terms of the tightened monetary policy. We are facing inflation, and how can we deal with inflation with these two main factors, be it fiscal, be it monetary policy. So let's begin with it. So let's start with our first news article today. It is about sugar export. So recently, Government of India has notified that the sugar exports now will be restricted. Rather, they will be allowed only with permission. So in this article, we will understand that how much sugar does India export, what were the conditions that led to this particular decision, and what could be the likely implications of it. So as we know, we are recently talking about the wheat export. So we know कि wheat export के ऊपर तो complete ban लगा दिया गया है. But if we talk about the export of sugar, तो complete ban नहीं है, sugar के export को restrict किया गया है. So until now, sugar export was free. तो इसका मतलब ये है कि unlimited quantities में without any government permission sugar को export किया जा सकता था. लेकिन अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इशू की है, इससे शुगर को एक्सपोर्ट में फ्री कैटेगरी से निकाल के रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है. एंड दिस डिसीजन विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम जून 1st. एंड जून 1st से अब एक्सपोर्ट होगा, लेकिन विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. तो पहली चीज़ यहाँ पे ये क्लियर करेंगे दैट देयर इज़ नो ब्लैंकेट बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर. If we compare to the recent ban on the wheat, तो वैसा ban नहीं है, it is just the restriction. तो एक्सपोर्ट जब कोई भी कमोडिटी होती है तो देर आर मैनी कैटेगरीज, जैसे कि फ्री कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी. ओपन कैटेगरी में जो कमोडिटीज़ होती हैं फॉर दैट जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती. अनलिमिटेड कमोडिटी एक्सपोर्ट की जा सकती है विदाउट एनी गवर्नमेंट्स परमिशन. बट जब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी आ जाती है तो ऐसे केस में स्पेसिफिक परमिशन लेनी होती है. अब अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर का एक्सपोर्ट तभी होगा जब डायरेक्टोरेट ऑफ शुगर से स्पेसिफिक परमिशन मिलेगी, विच कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो इफ़ेक्ट है पहली बात इस डिसीजन का, ये 1 जून से आने वाला है एंड दिस विल कंटिन्यू टिल अक्टूबर 31st. तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ क्यों लिया गया है, इसको भी हम इस आर्टिकल में समझेंगे कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जून से लेकर अक्टूबर तक ही क्यों लगाई गई हैं. नाउ आफ्टर दिस इफ वी टॉक अबाउट दैट हाउ मच डिड इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू सीजन, तो हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है यहाँ पे एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इट कम्स एज अ रेस्क्यू स्पेशली फॉर द लास्ट 4 सीजन. बिकॉज लास्ट 4 सीजन में एक तो हमारे पास बम्पर क्रॉप प्रोड्यूस हुई है और इस बम्पर क्रॉप के साथ जो एक्सपोर्ट है इसने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया है. नाउ जब भी कोई भी सीज़न स्टार्ट होता है तो सेंटर अपना एक्सपोर्ट टारगेट अनाउंस करता है एंड इसी के साथ साथ जो सब्सिडीज़ हैं वो भी अनाउंस की जाती हैं. तो शुगर केन का जब सीज़न आता है तो सेंटर अपना एक एक्सपोर्ट टारगेट सेट करते हैं और सब्सिडी देते हैं. यहाँ पे अगर हम 2017 और 18 की बात की जाए तो जो एक्सपोर्ट टारगेट था वो 20 लाख टन सेट किया गया था फॉर शुगर एंड इसे लेकर बजट में भी सैंक्शंस की गई थी एंड द सब्सिडी वाज अराउंड 1550 करोड़, आउट ऑफ विच इंडस्ट्री ने जो एक्सपोर्ट किया है दैट इज़ 6.2 लाख टन्स. तो टारगेट था 20 लाख टन्स का एंड एक्सपोर्ट कितना किया गया है 6.2 लाख टन्स.
तो इसे लेकर जो एक्सपेंडिचर भी था दैट वाज अराउंड 440 करोड़ जो सब्सिडी टारगेट था। तो 2017 और 18 में भी अच्छी हमें यहाँ पे डेवलपमेंट देखने के लिए मिली है इन टर्म्स ऑफ शुगर एक्सपोर्ट। इफ वी टॉक अबाउट 2018 एंड 19 तो अब टारगेट बढ़ा दिया गया। पहले टारगेट 20 लाख टन था, लेकिन 18-19 में जो टारगेट था वो 50 लाख टन का किया गया, एंड जिसमें 38 लाख टन जो थे वो एक्सपोर्ट किए गए। 1920 में टारगेट को और बढ़ा दिया गया टू 60 लाख, एंड 60 लाख टन के ऊपर टारगेट रखा गया, और एक्चुअली में जो एक्सपोर्ट किया गया दैट वाज ऑफ 59 लाख टन्स। तो इफ़ वी सी द ट्रेंड, लगातार गवर्नमेंट भी अपना एक्सपोर्ट टारगेट इंक्रीज करती जा रही है, एंड सिमिलरली जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो भी अपना नंबर ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं, एंड ये पॉसिबल ही हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन। नाउ लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2020 एंड 21, तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट थी, जो एक्सपोर्ट था, इट टच्ड 70 लाख टन्स, जिसमें से 60 लाख टन जो गवर्नमेंट की सब्सिडी को लेकर किया गया, एंड 10 लाख टन वाज एक्सपोर्टेड विदाउट एनी गवर्नमेंट एड। So the export without government subsidy, this was basically done under the open general license regime. But now if we talk about the current season 2021 and 22, इस शुगर ईयर के लिए इंडिया ने जो एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस सोच रखा है दैट इज़ टू रिकॉर्ड 355 लाख टन्स, एंड टुगेदर विद 85 लाख टन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो टोटल अवेलेबल शुगर होगी दैट विड बी मोर देन द एस्टिमेटेड डोमेस्टिक कंजम्पशन. डोमेस्टिक कंजम्पशन इज़ ऑफ 270 लाख टन्स. तो इसी कंपैरिजन में जो शुगर की अवेलेबिलिटी है दैट वुड बी वे मोर. एंड अगर हम यहाँ पे 100 लाख टन्स का एक्सपोर्ट कर दें, सो तब भी हमारा जो ईयर एंड स्टॉक होगा दैट वुड बी ऑफ 70 लाख टन, विच इज़ सफिशिएंट फॉर ओवर द पीरियड ऑफ 3 months ऑफ कंजम्पशन. एंड ऑल्सो जो हमारा करंट सीजन है, तो इसमें मिलर्स ने अराउंड 90 लाख टन्स का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो ले लिया है, जिसमें से कि 70 लाख टन ऑलरेडी जा चुका है. नाउ गवर्नमेंट ने ये जो कर्ब्स इशू किए हैं, सो नाउ एनी न्यू कंसाइनमेंट विल नीड परमिशन बिफोर इट कैन लीव द कंट्री. सो नाउ इफ वी एनालाइज दिस, तो पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए दैट इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर ब्राज़ील. फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील रहता है, एंड सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है इन टर्म्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन. एंड अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ब्राज़ील हैज़ ऑलवेज लेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. And over the last few seasons, Brazil has produced more ethanol than sugar, especially because current times में जो fuel prices rise हो रहे हैं, तो ब्राज़ील ने इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दी है. हम जो कुछ दिन पहले इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम की बात कर रहे थे, डीजल की बात कर रहे थे, देन वी सॉ कि ब्राज़ील में काफ़ी बड़े लेवल पे इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है. तो सेम चीज़ यहाँ पे रिलेट करना सीखेंगे. तो जो शुगर केन की बात हो रही है, तो अभी तक ब्राज़ील लीड करता है, लेकिन कुछ सीजन से इथेनॉल की प्रोडक्शन ब्राज़ील में बढ़ गई है बिकॉज ऑफ राइज इन फ्यूल प्राइसेस. एंड इसी के साथ साथ जो बाकी शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि थाईलैंड, वहाँ पे ड्रॉट आया है. एंड शुगर केन इट इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, एंड हमारे पास वो कंट्रीज़ जहाँ पे ड्रॉट आया है तो डेफिनेटली वहाँ की प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई होगी. तो ये दोनों चीज़ों को देखेंगे, ब्राज़ील का शिफ्ट होना टुवर्ड्स इथेनॉल प्रोडक्शन, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ड्रॉट आना और वहाँ से प्रोडक्शन डिक्रीज़ होना. तो इससे इंडिया को काफ़ी हेल्प मिला है टू वेंचर इनटू द कंट्रीज़ दोज हु वर डिपेंडेंट अपॉन ब्राज़ीलियन शुगर. जो वैसे ब्राज़ील पे डिपेंडेंट थे, उन कंट्रीज़ को टारगेट करने के लिए इंडिया को काफ़ी अच्छा वेंचर मिला है. एंड जो करंट शुगर सीज़न चल रहा है, इस दौरान जो इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस हैं दे आर कंटिन्यू टू बी बुलिश, एंड एक्सपोर्ट्स हैव हेल्प द इंडिया टू रिड्यूस इट्स शुगर स्टॉक एंड टू इंश्योर दैट मिलर्स दे पे फार्मर्स ऑन टाइम. तो अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि भाई ये कर्ब्स लगाने की ज़रूरत क्यों थी, वाई द कर्ब्स नाउ, और व्हाट विल बी द फॉल आउट ऑफ दीज कर्ब्स. तो सी export can continue unabated given the international scenario right now. लेकिन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सो गवर्नमेंट इज़ इन अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ पॉसिबल वरी
दैट वुड बी ऑफ लो स्टॉक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सीजन, कि नेक्स्ट सीजन की शुरुआत में लो स्टॉक्स ना आ जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। एंड एकदम से शुगर सीजन पिकअप कब करता है? ओनली आफ्टर दिसंबर। तो तब तक हमारे पास इनफ शुगर अवेलेबल होना चाहिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अदरवाइज़ हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं शुगर केन के, वो काफ़ी एस्केलेट हो सकते हैं अगर हमारे पास लो स्टॉक्स होंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सीजन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, सो दैट वुड बी वेरी चैलेंजिंग देन, कि हमने हमारी शुगर एक्सपोर्ट कर दी लेकिन डोमेस्टिक प्राइस को बैलेंस आउट करने के लिए वी डोंट हैव इनफ शुगर। बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द करंट सीजन फॉर इंडिया, so this can be called unique because of the bumper production this year that we have seen. So out of 521 mills in India that had taken the season, 116 are still operating. So it is expected that the season will end in the second week of June for most of the country. But if we talk about Tamil Nadu and Karnataka, over there it is a special season, and in June and July this will continue, and this is expected to end over by September. तो फाइनल प्रोडक्शन अभी तक गेसेस में ही है गिवन द लार्ज नंबर ऑफ मिल्स विच आर ऑपरेटिंग राइट नाउ. बस द एक्सपर्ट दे फील दैट कंट्री विल have the production of 350 lakh tons of sugar. So around 34 lakh ton is already been subsumed for the production of ethanol. अब इंडिया में भी इथेनॉल की प्रोडक्शन हो रही है तो 34 लाख टन तो ऑलरेडी सबस्यूम हो चुका है. इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कुछ 260 लाख टन्स पे है. एंड रिटेल इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो अक्टूबर मंथ में इट वाज नॉट एनीथिंग लेस देन 65 to 70 लाख टन्स. एंड जो प्रेजेंट कर्व्स लगाए गए हैं दैट वुड इंश्योर दैट गवर्नमेंट विल कीप अ टैब ऑन द शुगर स्टॉक रियल टाइम and will have to ensure that there is no shortage at the start of the next season. So retail sugar prices have been almost stagnant this year. However, कुछ 39 से लेकर 41 रुपीज़ पर केजी के आसपास ही फ्लक्चुएट करते रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल कैपस्टोन के बारे में है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, कैपस्टोन. तो एक तो हम इस आर्टिकल में समझेंगे व्हाट इज़ कैपस्टोन, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स. बट एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एक स्पेस मिशन है, तो देयरफॉर दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर सच काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस. मेंस में जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ कैपस्टोन. So capstone is basically the cislunar autonomous positioning system technology operations and navigation experiment. हर एक वर्ड को यहाँ पे उसको आप एक्सपैंड करेंगे. कैपस्टोन, cislunar autonomous positioning system technology operations and navigation experiment. So it's a CubeSat mission of NASA. ये नासा का जो CubeSat mission है ये उसका पार्ट है. It is going to be what NASA called as a pathfinder mission, where basically the gateway for the orbiting outpost. It is part of NASA's Artemis program, and जहाँ पे जिसके अंदर जो astronauts हैं they are descending to the surface of the moon. तो CubeSat यहाँ पे एक important term हमने use की है that this is part of CubeSat mission of NASA. So CubeSats are basically a class of nanosatellites. They have a standard size and they form a factor. तो standard CubeSat में जो size use होता है that is of 1 unit, 1 U, जिसकी जो measurement है that is 10 by 10 by 10 centimeter. That is why we are calling it cube. And इसके जो extendable sizes and this can go to 1, 5, 2, 3, 6 and even 12 unit as well. तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि ये CubeSat है, ये एक नैनो सैटेलाइट्स हैं. So what is unique about the capstone mission? So capstone basically अगर हम इसका साइज़ देखें तो एक स्मॉल माइक्रोवेव अवन जितना इसका अप्रॉक्सीमेट साइज़ होगा. And according to NASA, it is expected to be the first ever spacecraft to operate in a near rectilinear halo orbit around the moon. जो मून के आसपास जो उनका ऑर्बिट है वहाँ पे ये पहुँचेगा, and this is the first ever spacecraft to do so.
So in that particular orbit, the NASA has also said that the CubeSat will pass as close as 1000 miles and are as far as 43,500 miles from the surface of the moon. तो मून की ही सरफेस से मून के 1000 माइल्स पास और 43,000 माइल्स दूर के बीच में ये पास करेगा. तो पहली चीज़ तो ये फर्स्ट एवर ऐसा स्पेसक्राफ्ट हो गया जो कि मून का जो ऑर्बिट है, रेक्टेंगुलर ऑर्बिट है, वहाँ पे पहुँचेगा. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो गई. अच्छा, अब यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट है, तो ये काफ़ी इलोंगेटेड है. अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो इट इज़ एट द प्रिसाइज बैलेंस पॉइंट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड द मून. दिस वी नो दिस. आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून अपना अलग रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन मून का ये जो रेक्टेंगुलर ऑर्बिट है वो इस प्रिसाइज पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी भी है और मून की ग्रेविटी भी है, दोनों के बीच में बैलेंस करते हुए. सो देयरफॉर इट काइंड ऑफ ऑफर्स अ लॉन्ग टर्म मिशन स्टेबिलिटी, स्पेशली लाइक गेटवे. मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए, तो एक लॉन्ग टर्म मिशन रहेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी जो लोकेशन है दैट इज़ एट द बैलेंस पॉइंट. Now after this we should know that how will this capstone mission be useful for the space missions. So see, capstone will demonstrate that how to enter into and operate into this unique orbit. ये जो मून का रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट है, इसमें किस तरह एंटर करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तो ये कौन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? कैप्स्टोन. इसी के साथ साथ दिस इज़ गोना टेस्ट द न्यू नेविगेशन कैपेबिलिटी ऑल्सो. तो ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, इससे अल्टीमेटली हमारे जो लॉजिस्टिकल अनसर्टेनिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी. एंड दिस विल क्रिएट अ गेट वे फॉर इंश्योरिंग दैट कि नासा और जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं नासा के, दे हैव अ सेफ एक्सेस टू द सर्फेस ऑफ द मून. क्योंकि जो ऑर्बिट है उसमें कैसे एंटर करना है, कैसे ऑपरेट करना है, वो यहाँ पे क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा. सो दिस विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस. This will also provide NASA and its partner with important insights to support the exploration of Moon and Mars, including the demonstration of spacecraft to spacecraft navigation services. यहाँ पे रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट की जो वेरिफिकेशन है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी फॉर द फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट एज वेल. The experience of entering into the orbit with highly efficient lunar transfer and far more. लास्टली हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैप्स्टोन को नासा का जो हमारा लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है LRO, उसके साथ कैसे लिंक किया जाए. तो जो लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है LRO, ये एक रेफरेंस पॉइंट की जैसे सर्व करता है फॉर कैप्स्टोन. तो इंटेंशन तो यही है कि कैप्स्टोन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके विद द LRO, and therefore the capstone will utilize the data which is obtained from its cross link to measure how far it is from the LRO. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है and how fast this distance changes between both. तो जिससे जो कैप्स्टोन की पोजीशन है वो स्पेस में कहाँ पे है वो एनालाइज हम कर पाएंगे with the help of LRO. And then if we sum this article with the objectives of the capstone mission, so number one is to verify the characteristic of the rectilinear halo orbit of the moon. And यहाँ पे हमारे पास जो future spacecrafts के लिए ये चीज़ों को unfold कर देगा. It will demonstrate that how to enter and maintain its unique orbit that provides highly efficient path to the moon's surface and back. This will also demonstrate spacecraft to safe spacecraft navigation service. एंड जिससे कि फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट की लोकेशन किस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मून, वो हमें यहाँ पे ये क्लियर कर किया जाएगा. सो विदाउट एक्चुअली ट्रैकिंग इट फ्रॉम द अर्थ, वी कैन नाउ एनालाइज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट विद रिलेटिव टू मून्स लोकेशन. दिस विल ऑल्सो ले अ फाउंडेशन फॉर कमर्शियल सपोर्ट ऑफ फ्यूचर लूनर ऑपरेशंस, एंड डेफिनेटली दिस विल गेन एक्सपीरियंस. एंड इस तरह के जो स्मॉल डेडिकेटेड लॉन्चेस हैं क्यूबसैट्स के बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट एंड बियॉन्ड. सो देयरफॉर द कैप्स्टोन मिशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. आगे बढ़ते हैं.
हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड है. Right now we are facing inflation, and because of that we are seeing so many actions that government is taking. So last week government took action on the fiscal side to control inflation. Finance Minister ने फ्यूल के ऊपर जो टैक्स कट है वो अनाउंस किया. इसी के अलावा हमारे जो रॉ मटेरियल्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली फॉर स्टील एंड आयरन एज वेल एज फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, उसमें जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको रिड्यूस किया. So this was something that was done on the fiscal side of the government. Whereas अगर हम यहाँ पे RBI का रोल देखें तो कुछ ही एक वीक पहले RBI ने अपनी मिड साइकिल में जो रेपो रेट है उसे इंक्रीज़ किया. एंड ये सारे अटेम्प्ट जो RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ले रहा है, दैट इज़ टू रिड्यूस द एक्सेस मनी विच इज़ प्रेजेंट इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम. हम ये देख रहे हैं कि प्रेजेंटली अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो देयर इज़ एक्सेस मनी फ्लोइंग इन द सिस्टम. तो अब टाइट मनी पॉलिसी चल रही है जिसे हम डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं. एंड अब इन्फ्लेशन लगातार जो RBI का कंफर्ट जोन है उससे बाहर रहने वाली है, स्पेशली फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. तो अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो फर्दर हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो रिकमेंडेशंस आएंगी, इसमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और भी टाइटन अप हो सकती है. But here we are going to critically analyze the effect of inflation on jobs, how can we control inflation, and कौन से fiscal और monetary actions government ने recent times में लिए हैं. So a question that I want to discuss today is that which is more worse according to you, high inflation or high unemployment? ये question बहुत ही tricky है. हाई इन्फ्लेशन ठीक है या हाई अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है? और देखो, अगर हम आइडियल सिचुएशन लेकर चले तो हम बोलेंगे कोई भी ठीक नहीं है, महंगाई भी कम होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी चाहिए. बट इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन वन, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सी अगर हम शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है. टिपिकली जब भी इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन के फेज से गुजर रही होती है, सो देयर इज़ चांसेस कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो. क्यों? क्योंकि जो फर्म्स हैं, क्योंकि हाई प्राइसेस है मार्केट में, तो वो अपनी प्रोडक्शन को रैम्प अप करने की कोशिश करते हैं, एंड फॉर दैट दे नीड टू रिक्रूट मोर पीपल. सो इफ़ देयर इज़ हाई इन्फ्लेशन, सो फॉर शॉर्ट टर्म there is possibility that there would be more employment opportunity, and that will lead to decrease in unemployment rate. उल्टा अगर हम देखें, अगर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफ़ी डल है, तो वी सी द रिवर्स. लो इन्फ्लेशन है तो ऐसे केस में डिमांड ही नहीं है जब मार्केट में, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने के लिए मिलता है. तो इसीलिए क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट टू चूज़, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट. राइट नाउ policy makers in India, they are more worried about high inflation than the high unemployment, especially because India में जो inflation की political cost है वो ज़्यादा है as compared to high unemployment. So what is the trade-off? See, typically as we said कि जब भी economy high phase of inflation से जाती है तो देर आर चांसेस कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होता है, क्योंकि कंपनीज ये कोशिश करती हैं कि मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए हैं तो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दो, एंड फॉर दैट दे नीड मोर पीपल. एंड देयरफॉर वी कैन ऑलरेडी से दैट हाई इन्फ्लेशन जो कि एक्चुअली में लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसे कम कर रही है, इट्स रॉबिंग पीपल फ्रॉम देयर ऑफ देयर परचेजिंग पावर, बट स्टिल इट एंड्स अप गेटिंग द अनएम्प्लॉयड जॉब्स. लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा लो इन्फ्लेशन के टाइम पे. महंगाई नहीं है मार्केट में, प्राइसेस हाई नहीं है, तो कंपनीज़ जो ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रही है उसको भी डिक्रीज़ कर देते हैं कि भाई प्राइसेस तो मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ जाता है. सो नाउ इफ़ आई आस्क यू विच वन टू चूज़, तो हमारी जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एंड ये पास्ट एक्सपीरियंस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है. जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 का, उस
एक्सपीरियंस की वजह से यूनाइटेड स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है. Central bank is mandated to give equal weightage of achieving the maximum employment and containing inflation. तो यूएस के लिए एम्प्लॉयमेंट का जो फेज़ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन. एंड यहाँ पे एक बहुत ही नोन स्टडी है विच इज़ डन बाय डेविड डी ब्लैंचफ्लावर एट ऑल. ही सेज दैट द हैप्पीनेस ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, दोनों में से कुछ एक तो देखना ही पड़ेगा. यहाँ पे अगर हम यूरोपियन डाटा को कंसिडर करें फ्रॉम 1970 से 2013 और 15, तो ये कंक्लूड किया जाता है दैट बोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हायर इन्फ्लेशन दे लोअर द वेल बीइंग. अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो इससे जो वेल बीइंग है वो डिक्रीज होती है. वेर एज अनएम्प्लॉयमेंट डिप्रेस्ड, वेल बीइंग कंसिडरेबली मोर देन इन्फ्लेशन डिड. वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का डिक्रीज होना ज़्यादा बड़ा फैक्टर है देन द इन्फ्लेशन. तो अगर वहाँ पे 1% इंक्रीज़ होता है अनएम्प्लॉयमेंट में तो उससे वेल बीइंग 5 टाइम्स डिक्रीज होती है. तो इन यूरोप एंड एज वेल एज इन यूएसए द प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयमेंट रेट. यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. 2016 से हमारे पास ऐसा कोई डाटा सेट नहीं है जिससे कि हम हमारी कंट्री का जो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसे फेस कर सकें. एंड रादर डिस्पाइट ऑफ हैविंग हाई unemployment, वी आर सीइंग दैट द रूलिंग पार्टी दे आर एबल टू गेट दैट पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम पीपल. अब ये इतना सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि अगर हम यूपीए की सेकेंड गवर्नमेंट अगर हम देखें, द सेकेंड टर्म ऑफ यूपीए, तो लास्ट 4 years में तब कांग्रेस के टाइम पे 9 to 10% के बीच में इन्फ्लेशन चल रही थी, जिसकी वजह से 2014 में हाई इन्फ्लेशन के चलते महंगाई शब्द हम तब कितना सुन रहे थे व्हेन द पार्टीज वर कैंपेनिंग इन 2014 दैट लेड टू द फॉल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट. सिमिलरली even a BJP government suffered major defeat in Delhi state election because at that point of time पहले शीला दीक्षित के टाइम पे जो अनियन प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे, जिसकी वजह से इवन शीला दीक्षित who went for on to win 2 more terms in power because of inflation. तो अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें तो इन्फ्लेशन से असर पड़ता है. हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा रिटेल इन्फ्लेशन एक बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स ध्यान देते हैं. इंडिया का जो करंट इन्फ्लेमेटरी अगर हम स्पाइरल देखें तो इट इज़ बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. यूएस में डिमांड पुल फैक्टर ज़्यादा हैं, इंडिया में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज़्यादा है. तो ऐसी सिचुएशन में जो आरबीआई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो काफ़ी टाइटर अप हो चुकी है. Although it is described as a no-brainer by the RBI governor, that it is an inefficient instrument. Now, this is because higher interest rate cannot bring down the fuel prices. हम जब इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो वो हमारे आसपास की कमोडिटीज़ जो हम बाय कर रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी ने रेपो रेट बढ़ा दिया जिससे कि लोन महंगे हो गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. तो लेकिन इससे कोई फ्यूल प्राइस के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बट ऑल दैट आरबीआई कैन डू इज़ टू कंट्रोल द डिमांड इन इकोनॉमी. एंड इस तरह के मेजर्स करके, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन अप करके, बेसिकली सप्लाई साइड को उतना टाइम दिया जाता है दैट इट शुड गेट सिंक इन विद द डिमांड. And it is for this reason that the tighter monetary policies हैं, they drag down the economic growth. इस economic growth decrease होती है. And here comes the government fiscal policy, जिसमें government का expenditure और taxation दोनों आ जाता है, दोनों help कर सकते हैं. Now if you cut the taxes on fuel and if you reduce the custom duty on the important raw materials, तो इससे inflation moderate होगी. एंड इससे जो ओवरऑल डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी. एक्सपेंडिचर फ्रंट से अगर हम देखें तो यहाँ पे की पॉइंट आ जाता है कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग की जा रही है, दिस विल रिजल्ट इन स्लोअर जीडीपी ग्रोथ. स्लोअर जीडीपी ग्रोथ अगर होगी
तो लोअर रेवेन्यूज विल बी जनरेटेड फॉर द गवर्नमेंट। सब कुछ आपस में रिलेटेड है। आरबीआई ने टाइट मनी पॉलिसी कर दी, डिमांड कम हो गई, जीडीपी स्लो डाउन हो गई, जिसकी वजह से सरकार को जो रेवेन्यू मिलना था वो डिक्रीज हो गया। सो जो गवर्नमेंट है, इट शुड रिंग फेंस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बूस्ट द इकोनॉमीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर, एंड बाय curtailing द borrowing मनी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि आरबीआई कर रहा है। अब आपने बोरोइंग मनी को कर्टेल कर दिया, जिससे कि अल्टीमेटली शायद फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ती। दूसरी तरफ आपने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाकर कंट्री में जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसे बूस्ट किया, प्रोडक्शन बढ़ा दी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी यू नो बिकॉज जो हमारी हायर इंटरेस्ट रेट हैं, दिस विल लीड टू लोअर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, and in that case government should step up with the investment in small infrastructure projects like some rural roads, some housing, because so will provide the support to the MSMEs. तो ये चीज़ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आती है, और अब आपको इसका पता होना चाहिए कि हाउ इन्फ्लेशन एंड जॉब्स आर रिलेटेड एंड विच वन टू चूज़, एंड चूज़ करने के लिए कंट्री का जो एक्सपीरियंस रहा है वो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी अनएम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा है। इन इंडिया द पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इज़ मोर टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.